हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका पुनः ऑनलाइन वीडियो में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में परमाणु एवं परमाणु की संरचना यानी एटम एवं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपको हमने अल्फा, बीटा, गामा की विभेदन की क्षमताओं का आकलन किया था और उनके गुणों की तुलना की थी तथा नाभिकीय विखंडन को हमने समझा था। अब हम आपको परमाणु संरचना में प्राकृतिक विघटन को बताएंगे कि प्राकृतिक विघटन क्या होता है। तो प्राकृतिक विघटन किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक स्वतः रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक स्वतः विघटित होकर के अन्य तत्वों के परमाणु नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर सुन लीजिएगा, रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु नाभिक स्वतः विघटित होकर के अन्य तत्वों के परमाणु नाभिक में स्वतः विघटित हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक विखंडन कहते हैं। प्राकृतिक विखंडन में अल्फा, बीटा और गामा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हम आ जाते हैं कि अल्फा कणों का उत्सर्जन किस प्रकार होता है। अल्फा कणों का उत्सर्जन। क्वेश्चन ये बना कि अल्फा कण किसे कहते हैं? अल्फा कण बना किस प्रकार? तो अल्फा कण कहा जाता है हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। यानी अल्फा कण क्या है? तो हीलियम 2He4 को अल्फा कण कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बना कि अल्फा कण का निर्माण किस प्रकार हम करें। तो निर्माण तो 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन इक्वल टू अल्फा कण। ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन जब योग करते हैं तो अल्फा कण का निर्माण होता है। अब हम आ जाते हैं कि अल्फा कणों के उत्सर्जन से क्या कमी आएगी, किसी पदार्थ में क्या अंतर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अल्फा कणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी व परमाणु भार में 4 इकाई की कमी होती है। मतलब समझ लीजिएगा कि जब हम किसी पदार्थ के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं, किसी पदार्थ के नाभिक से अल्फा कण का उत्सर्जन करते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है। जैसे रेडियम 226। इससे हम एक अल्फा
कण निकालना है। तो आपको पता है कि अल्फा कण का मतलब क्या होता है, 2He4। 2He4। तो 88 में 2 घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा बेटा आपके पास, 86 बच जाएगा। 226 में 4 घटा दीजिएगा, कितना बच जाएगा, 222 बच जाएगा। तो 86 परमाणु क्रमांक किसका होता है, तो लेगान का होता है। कितने अल्फा कण आपने निकाले हैं, एक अल्फा कण निकाला, आपका ये बन गया। आपने अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा कण कैसे बना, अल्फा कण क्या है, इसके विषय में जान लिया। अब हम चलते हैं बीटा कण कि बीटा कण का उत्सर्जन क्या है, यानी बीटा कण पहले किसे कहते हैं ये जान लेते हैं, इसके बाद उसका उत्सर्जन जानते हैं। तो बीटा कण क्या है, बीटा कण -1E0 को बीटा कण कहते हैं। -E0 को बीटा कण कहते हैं। ये बनता कैसे है, इसके विषय में भी जान लेते हैं कि बीटा कण का निर्माण न्यूट्रॉन के विघटन से होता है। बीटा कण का निर्माण, बीटा कण का निर्माण, तो कैसे आप लिखेंगे, न्यूट्रॉन के विघटन से बीटा कण बनता है। जैसे जीरो एंड 1 को बीटा को न्यूट्रॉन कहते हैं, ये न्यूट्रॉन बन गया। विघटन आप करा रहे हैं तो -1E0 + 1P1, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, न्यूट्रॉन का जब विघटन कराते हैं तो बीटा कण और प्रोटॉन बनता है। इस प्रकार आपने बीटा कण क्या है, बीटा कण का निर्माण कैसे हुआ, ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं कि बीटा कण के उत्सर्जन से पदार्थ के नाभिक में क्या कमी आती है, किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो चलिए देख लेते हैं। बीटा कण का उत्सर्जन, जब नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हुआ। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार में कोई कमी नहीं होती है। अर्थात जब तत्व के नाभिक से एक बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में एक इकाई की वृद्धि हुआ।
परमाणु भार में कोई कमी नहीं होती है। तो जैसे एग्जाम्पल में भी हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं 11, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं एग्जाम्पल से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 90 थोरियम 234 से हमें एक बीटा कण निकालना है, यानी 90 थोरियम 234 से मुझे एक बीटा कण निकालना है। तो किस प्रकार उत्सर्जन होगा, तो ये भी देख लेते हैं। बीटा कण का मतलब होता है -1e0। तो माइनस, इससे माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितने हो जाएंगे जाकर के 90 और 1 मिलके कितना हो गया 91। पीए लिखा है, पीए लिख दीजिएगा। और कितना आ गया 234। 234 में कोई अंतर तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, देख लीजिएगा। क्योंकि 0 का आप योग करेंगे कोई अंतर नहीं हुआ, या कमी करेंगे कोई अंतर नहीं हुआ। इस प्रकार आपने बीटा कणों का उत्सर्जन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं गामा कणों का उत्सर्जन कैसे आएगा। गामा कणों का उत्सर्जन। तो गामा कण प्रकाश के सदृश तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। गामा कणें प्रकाश के सदृश तरंग दैर्ध्य वाली एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जिनके उत्सर्जन से तत्व के नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि आप किसी भी तत्व को लेंगे और उससे कह दिया जाए कि आपको गामा को उत्सर्जन करना है, तो कोई भी कमी या वृद्धि नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं इसी क्रम में सोडी फजान का नियम, कि सोडी फजान ने कौन सा नियम बनाया, कैसा नियम बनाया, इसके विषय में हम जानते हैं। तो सोडी फजान व रसेल ने सोडी फजान व रसेल का नियम, सोडी फजान व रसेल का नियम। तो सोडी फजान ने अल्फा, बीटा और गामा के उत्सर्जन संबंधी इस नियम को प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार अभी आपने सीखा था कि यदि तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है, यदि तत्व के नाभिक से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है, जिससे वह तत्व जो नया तत्व बनेगा करके वह अपनी आवर्त सारणी में मूल तत्व 2 स्थान पीछे आ जाता है। क्यों, 2 परमाणु क्रमांक की कमी आई है तो 2 स्थान क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ये था आपका सोडी फजान का प्रथम नियम। दूसरा नियम था, किसी तत्व के नाभिक से यदि एक अल्फा कण निकलता है, एक बीटा कण निकलता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई अंतर नहीं होता है, जिससे नया तत्व मूल तत्व से आवर्त सारणी में 1 स्थान आगे बढ़ जाता है। यह था आपका द्वितीय नियम सोडी फजान का। इस प्रकार आपने सोडी फजान का नियम भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं कृत्रिम विघटन। कृत्रिम विघटन किसे कहते हैं? तो कृत्रिम विघटन का मतलब होता है जब किसी तत्व के नाभिक में अल्फा कणों की बौछार की जाती है, तो वह नाभिक धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम विघटन कहते हैं। जैसे
7n14 में 2He4 की, यानी ये क्या है आपके पास अल्फा कण है। यदि 7n14 में आप अल्फा कणों की बौछार कराएंगे तो क्या बनेगा? 8 इसके पास आ जाएगा, क्या बना देगा 8, 3 इसको दे दीजिएगा O17, यानी 8O17 और प्लस 1H1 बन गया। तो आपके पास नया तत्व क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी नाइट्रोजन में जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस प्रकार आपने एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, जिसको हम बहुत सरलता से आपको अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।